Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Sir. Good morning. Good Good morning, sir. Good morning. ठीक है. So today we are going to start the new chapter, chapter number 4, linear equations in two variables. उससे पहले चैप्टर नंबर 3 में कोई डाउट हो तो पूछ लो. काफी छोटा सा एंड इजी सा चैप्टर था अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स वगैरह फाइंड आउट करने का, पॉइंट्स को लोकेट करने का. हाँ, कोई डाउट हो तो बताओ. सर हाँ बताओ. सर क्वेश्चन में जैसे लोकेट द पॉइंट है तो उसमें पॉइंट लोकेट करने के बाद उनको ज्वाइन थोड़ी करना है. नहीं, ज्वाइन नहीं करना है, केवल लोकेट कर देना है. लोकेट करने का मतलब उसको एक नाम दे देना है ABCD और उसके कोऑर्डिनेट सामने लिख देना है कि 2 3 है या 4,5 है, जो भी. ठीक है. यस सर. एनी अदर डाउट? किसी और को और कोई डाउट है क्या? No, sir. नो. देन फिर कल आपने सौम्या वो एब्सिस एंड ऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं किए आपके टेस्ट में? बोलो सौम्या मेटवानी. आप कल हमने चैप्टर नंबर 3 में ये क्वेश्चंस किए थे ना, करवाए थे ना आपको, फिर आप एग्जाम में क्यों नहीं करके आए? लेट्स सी, चैप्टर नंबर 3 में हमने क्वेश्चंस किए थे ना, जिसका एब्सिसा बताओ, उसका ऑर्डिनेट बताओ, एक्सरसाइज नंबर 2 में. Yes, sir. तो फिर एग्जाम में क्यों नहीं किए? ये देखो. सर हमें डाउट हो रहा था इसलिए हमने नहीं किया पहले. तो डाउट क्यों हो रहा था बेटा? जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तब क्यों नहीं पूछा? एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? इवन थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों को भी समझा दें, अगर थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों को भी समझा दें कि बेटा पहली चीज है एब्सिसा, दूसरी चीज है ऑर्डिनेट, तो वो भी बस देख देख के बताना ही तो है. ग्राफ में देखना है और बताना है, दैट्स इट. भी यहाँ पे सपोज करो डी पॉइंट के मैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पूछूं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6,2. अब कोई पूछे डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, ये तो है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट. एब्सिसा का आंसर हो जाएगा 6, एब्सिसा का आंसर हो जाएगा 6, ऑर्डिनेट का आंसर हो जाएगा 2. कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ इसमें समझने में? No, नो sir. सर. फिर ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़ोगे तो आगे तो बेटा बहुत लंबी चौड़ी रामायण है, फिर उसमें तो बहुत सारे डाउट्स सर होंगे. एक्चुअली क्वेश्चन ऑल पॉइंट्स के लिए पूछ रहा था इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे. ऑल पॉइंट्स के लिए पूछ रहा था, ठीक है. तो उसमें फिर ऑप्शन क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे था ना क्वेश्चन, ऑप्शंस. क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली बताओ मुझे. BDPDS से और भी कोई है क्या हमारे यहाँ तो मैं के अलावा? हम्म सर हम दे रहे हैं. कौन? यश. आपने किया था वो क्वेश्चन कल? हम्म सर कौन सा? लो, इनको तो क्वेश्चन याद नहीं. कल स्कूल लेवल के टेस्ट हुआ था क्या आपके? यस सर. तो उसमें क्वेश्चन आया था कोई एब्सिसा या ऑर्डिनेट का? यस सर. क्या क्वेश्चन था बताना बेटा. उसमें एब्सिसा और मतलब ऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब ऑर्डिनेट बताना था. बता दिया था आपने? यस सर. अच्छा, इसका रिजल्ट कब आएगा फिर? सर अभी 26 कॉपी सबमिट हो गया और उसके बाद फिर कभी भी रिजल्ट आएगा. पता नहीं रिजल्ट का. तो अभी कॉपीज आपके पास ही हैं? दूसरे कॉपीज हमारे पास ही है. तो फिर वो तो आप तो फेरबदल भी कर सकते हो. चेंज भी कर सकते हो क्या आंसर्स को? बताओ. चेंज करना अलाउड है क्या? बोलो ना. अलाउड है तो सही कर देना, उसको गलत मत करना, ठीक है. ये सर हमने किया नहीं था, हमने छोड़ दिया था इसलिए हमें कंफ्यूजन था. तो तो अब कर सकते हैं ना उसको. यस सर. ओके, चलो. तो चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दिस इज अवर न्यू चैप्टर. देखो बच्चों, सबसे पहले इसको भी हम, इस चैप्टर को भी हम इसके नाम से तोड़ते हैं. तो इन टू वेरिएबल्स को तो एक बार भूल जाओ. सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में भी लीनियर वर्ड को भूल जाओ. सबसे पहले मेरे पास वर्ड है इक्वेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं समीकरण. समीकरण.
ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई बहनों को या घर में जो बड़े लोग हैं उनको कहते हुए सुना होगा ऐसी चीज कि यार इस चीज का तो समीकरण ही नहीं बैठा। तो समीकरण का मतलब क्या हुआ? बैलेंस, बैलेंस बिठाना। समझ गए? समीकरण मतलब बैलेंस बिठाना। तो इक्वेशन का मतलब भी हो गया बैलेंस बिठाना एक तरीके से। इक्वेशन मीन्स टू इक्वेट समथिंग, किसी चीज को इक्वेट कर देना, बराबर कर देना, बैलेंस बिठाना। ठीक है, अब मैथ्स में इक्वेशंस क्या होती हैं? एक ऐसी चीज जिसमें एलएचएस है, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें दो पॉलिनोमियल्स हैं। एक पॉलिनोमियल यहाँ, पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो सब लोग, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का मिक्सचर होता है पॉलिनोमियल, है ना। एक पॉलिनोमियल हो मेरा एलएचएस में, एक पॉलिनोमियल हो मेरा आरएचएस में। और एलएचएस वाले पॉलिनोमियल को आरएचएस वाले पॉलिनोमियल से इक्वेट कर देता है इक्वल साइन की मदद से, इज इक्वल टू के साइन से, इज इक्वल टू के साइन से। तो ये जो कंप्लीट दैट होल थिंग विच कंसिस्ट ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस एंड एन इक्वल साइन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इस पूरी चीज को कहते हैं इक्वेशन। समझ आया क्या? इस पूरी चीज को क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशन। इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलएचएस में एक पॉलिनोमियल रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैंने आरएचएस में एक पॉलिनोमियल रख दिया 3x3, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये बन गई इक्वेशन। ये बन गई मेरी इक्वेशन। समझ आया इक्वेशन क्या है? यस यस सर। सर। टू बैलेंस समथिंग या टू इक्वेट समथिंग, किसी भी चीज को इक्वेट या बैलेंस करना। क्या चीज आएंगी इसमें? तीन चीजें आएंगी। एलएचएस आएगा, आरएचएस आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। एलएचएस में भी एक पॉलिनोमियल, आरएचएस में भी एक पॉलिनोमियल और इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये पूरी चीज यहां से लेके और यहाँ तक, जहां तक ये खत्म नहीं होती है, पूरी यहां से लेके यहाँ तक ये पूरी इक्वेशन है। ऐसे मत मानना कि इक्वेशन केवल ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, पूरी यहां से लेके और यहाँ तक, जहां तक एंड नहीं होती है, पूरी इक्वेशन। समझ में आई बात? यस सर। यस बोलो गर्ल्स, समझ में यस आ सर। गया? इक्वेशन मींस दो पॉलिनोमियल को बैलेंस करना या दो पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करना विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब इक्वेशन के आगे लगा हुआ है लीनियर। तो लीनियर का मीनिंग तो आप पॉलिनोमियल में समझ के आए हो, बताओ क्या होता है लीनियर का मीनिंग? लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ करता था, ये बताइए। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री आगे वन हो, वन होती है। जिस जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब आप बताओ लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? उसी में से डेफिनेशन बनाओ। सर जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। वेरी गुड, कोई इसमें तो रत्ती भर भी डाउट होने का सवाल ही नहीं है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जिस इक्वेशन की डिग्री वन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ? यस सर। बताओ। हो गया ना? यस सर। इट मेक सेंस ना? लॉजिकल बात कह रहा हूँ काफी मैं, बिल्कुल लॉजिक से चलो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन है दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली जिस इक्वेशन की डिग्री वन है उसमें उस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन की डिग्री कैसे देखेंगे? बिल्कुल देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल रखा हुआ है, इक्वल टू का साइन रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल रखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही तो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। होगी नहीं होगी? इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उसी, वही तो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। बताओ, बोलो। यस सर। होगी ना? फॉर एग्जाम्पल यस। देखो, यहाँ रख दिया मैंने x³ + 2, वहां रख दिया मैंने 2x²। तो मुझे बताओ इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? क्यू। एक्स क्यू। क्यू। x³ तो डिग्री तो 3 बोलोगे ना, डिग्री इक्वल्स टू 3। डिग्री तो एक नंबर होगा ना। तो हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रहा है। एलएचएस आरएचएस दोनों में मिला के देखना, केवल एलएचएस या केवल आरएचएस में नहीं, दोनों में मिला के हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। समझ आया अभी? यस सर। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, एलएचएस आरएचएस आ गए। तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज एन इक्वेशन। और इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एन क्यूबिक इक्वेशन। इसकी एक पावर और डिग्री 3 है तो इसको क्या कहेंगे हम? क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था डिग्री 3 वाला, तो ये इक्वेशन है यस डिग्री 3 सर। वाली, सो इट विल बी कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन।
हमारे कोर्स में ओनली एंड ओनली। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है सर। अब आ रही है बेटा आवाज अच्छे से फ्लो में? यस यस सर अब आ रही है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में ओनली एंड ओनली लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री ओनली 1 हो, दैट्स इट। अब डिग्री 1 वाली इक्वेशन बनाओ, जैसे कि मैंने बना दी x+3 = 10x। चेक करो LHS वाला पॉलिनोमियल एंड RHS वाला पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 ही है क्या, या 1 से ज्यादा यस है? सर। यस सर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सो इसकी डिग्री हो गई 1। तो इसकी डिग्री हो गई 1, दैट मीन्स इट इज एन लीनियर लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन। ये एक क्लासिक एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन का। हो गया? हुआ नहीं हुआ बताओ? अगला बताओ, जैसे यस कि सर। मैंने कहा 10x+7 = 6। अभी बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? यस सर। है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 यस दिखाई सर। दे रही है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो यस समझ सर। गए होंगे अब लीनियर इक्वेशन क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS और RHS में ऐसे पॉलिनोमियल्स हों ताकि उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। हाईएस्ट पावर 1 वाली जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इजी, कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। नो लीनियर नो सर। सर। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। भाई एक एक को लेके चलाऊं। देखो, मैं सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन समझाई, फिर इक्वेशन के आगे लीनियर वर्ड जोड़ के समझाया। अब लीनियर इक्वेशन समझ चुके हो आप। अब लीनियर इक्वेशन भी मुझे एक नहीं 2 वेरिएबल्स में चाहिए। कितने वेरिएबल्स में चाहिए बच्चे? 2 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। तो टू हमने वेरिएबल। पॉलिनोमियल भी तो सीखे थे, 2 2 वेरिएबल 3 3 वेरिएबल वाले। मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि पॉलिनोमियल भी हमारे कोर्स में तो 1 वेरिएबल में ही था। लेकिन ये तो पहचान तो करना सीखी थी ना कि 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x+y, तो ये पॉलिनोमियल में 2 2 वेरिएबल हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहलाएगा ना। यस सर। यस सर। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में हो सकती है। कैसे? इसी पॉलिनोमियल के आगे मैं 10 लगा दूं, तो अब ये LHS, ये RHS। हाईएस्ट पावर 1 1, तो डिग्री भी हो गई 1, तो ये लीनियर इक्वेशन भी हो गई। और इसमें वेरिएबल की संख्या 2 हो गई, इसमें वेरिएबल की संख्या 2 हो गई। सो x+y = 10 is a classic example of linear equation in 2 variables. Yes or no? यस यस सर। सर। यस सर। तो आप सब लोग ये समझ गए कि इस चैप्टर में हम करने मतलब क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ये जो आपके सामने एग्जांपल रखा हुआ है x+y = 10, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप की चीजें दिखेंगी पूरी एक्सरसाइज में। x+y = 10 हो गया, या 3x + 2y = 6 हो गया। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल भी 2 है। अच्छा, वेरिएबल 2 जो होंगे वो कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है x एंड y है, a और b भी हो सकते हैं। जैसे कि 7a + 6b = 13। ये वाला भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया ना। ए और बी वेरिएबल आ गए इसमें, यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। ये बताना 76a + 20b = 30c। क्या ये इस चीज का एग्जांपल होगा क्या, जो चीज ऊपर लिखी हुई है? नो सर। वाई? सर इसमें इसमें 3 C आ वेरिएबल रहा है। है। इसमें 3 वेरिएबल हो गए, ए बी सी, तो 3 वेरिएबल हो गए। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो गया, ठीक है ना। अब सपोज करो मैं सी हटा दूं। अब अगर मैं इसमें से सी हटा दूं, अब हो गया कि ये यस एग्जांपल। सर अब हो गया। अच्छा, सर यस अब हो सर। गया। और अगर मैं बी के आगे स्क्वायर लगा दूं, अब नो नो सर। नो सर। क्यों? अब ये क्या बन गया वो भी बताओ। सर क्योंकि सर अभी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन ये गया। क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि डिग्री 2 हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो अभी भी 2 हैं, ए और बी, है ना, लेकिन डिग्री 2 यस है। सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 यस वेरिएबल्स बन सर। गई। और मान लो अगर मैं यहाँ से ये 2 वापस हटा दूं, और ये 2 जो है 20 पे लगा दूं, अब बताइए
सर अब बन गई सर लीनियर सर अब इक्वेशन है इन टू सर है अब है है सर लीनियर इक्वेशन इन टू क्योंकि सर वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू हाँ वेरी गुड, क्योंकि डिग्री कभी भी चेक करते हैं तो वेरिएबल की चेक करते हैं, वेरिएबल की तो वन ही है ना, तो डिग्री अभी भी वन है, तो यस अब सर ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सारी बातें क्लियर हैं, शुरू करें अब चैप्टर को। इंट्रोडक्टरी पार्ट यस क्लियर सर। हो गया सर सबका। तो चैप्टर यस नंबर सर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हेडिंग मार्क कर लो। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थोड़े से कुछ इसके नोट्स लिख लेते हैं अपन, है ना। वैसे तो आज समझ ही चुके हो, लेकिन फॉर्मेलिटी के आधार पर ही थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी भी जरूरी होती है ना भाई, कि नहीं होती है। तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के आधार पर कुछ ज़्यादा नहीं, इजी इजी लाइंस के नोट्स लिख लेते हैं और फिर हम चैप्टर के एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। यस सर चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें अपन एक एक चीज को अब डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, जिस जिस ऑर्डर में मैंने आपको चीजें समझाई उसी ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन के बारे में सीखा था, तो लिखते हैं इक्वेशन क्या है। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट, ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट एक ऐसा सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, टर्म्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए, सच दैट it consists of two sides, such that it consists of two sides, एक LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको शॉर्ट में अपन LHS लिखते हैं, एंड द सेकेंड वन राइट हैंड साइड, जिसको अपन शॉर्ट में RHS लिखते हैं। ठीक है, LHS एंड RHS where the system or arrangement of terms such that it consists of two sides LHS and RHS, which which includes which include which include polynomials, which include polynomial which include polynomial equated on both sides। equated लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो बैलेंस्ड, बैलेंस कर रहे हो या इक्वेट कर रहे हो, एक ही बात है। on both sides and an equal to mark, इक्वल टू का मार्क भी होना चाहिए बीच में, इक्वल टू मार्क इन बिटवीन बोथ साइड्स, उन दोनों के बीच में एक इक्वल टू का मार्क। ये कुछ भी रटना नहीं है इसमें से आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डेफिनेशन लिखवा दी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन की डेफिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए है। आप इसको पढ़ो ध्यान से और समझो बस, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। फिर से पढ़ के बताता हूँ, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर टर्म्स को अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि दो साइड बन जाए, एक तो बन जाए लेफ्ट हैंड साइड, एक बन जाए राइट हैंड साइड, और उसके अंदर पॉलिनोमियल्स हों, पॉलिनोमियल्स करो, एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स होंगे ना, उसके अंदर पॉलिनोमियल्स हों इक्वेटेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में पॉलिनोमियल्स रखे हुए हों और इक्वेटेड किए गए हों इक्वल टू के मार्क से उन दोनों साइड के बीच में। समझ में आया? इसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है बच्चों? यस सर।
ठीक है, हो गया यहाँ तक नोट। अब इक्वेशन के बाद चलते हैं, अगला वर्ड क्या लगा होता है उसका, क्या लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, खत्म। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब है ब्रैकेट में लिख लो हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, कहीं कांस्टेंट की देखने लग जाओ। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, ठीक है, लिख लिया। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। फाइन, क्लियर। यस सर। अब लीनियर इक्वेशन फाइनली चलते हैं टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे चैप्टर का नाम खत्म हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिंपल सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है। अ लीनियर इक्वेशन, इट इज ए, या चलो लिख लो, अ लीनियर इक्वेशन consisting of, linear equation consisting of two variables, टू वेरिएबल्स ब्रैकेट में लिख लो, वो दो वेरिएबल्स जनरली एक्स एंड वाई होते हैं, बाकी बदल भी सकते हैं, जनरली एक्स एंड वाई, is said to be, is said to be the linear equation in two variables. In two variables. ठीक है साहब, हो गया यहाँ तक सभी का। यस सर। तो इक्वेशन सीख गए, लीनियर इक्वेशन सीख गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीख गए, ठीक है ना। चलें चैप्टर में आगे, फिर डेफिनेशन पार्ट हो गया हमारा खत्म, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिए, Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल वाली कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या है। अब एक चीज याद रखना आगे से, क्योंकि अब आप ये जो इक्वेशन वर्ड सुन रहे हो, ये आपकी मैथ्स के कैरियर का एक मैथमेटिकल जो भी आपका एकेडमिक कैरियर आगे चलेगा, इसमें ये इक्वेशन वर्ड जो है ना, ये आपका परमानेंट हिस्सा हो गया है। 9th क्लास से तो अब ये परमानेंट हिस्से के रूप में आएगा, 9th क्लास में फिर भी थोड़ा कम यूज हो रहा है, 10th ऑनवर्ड्स तो ये एक परमानेंट पार्ट बन जाएगा आपके मैथ्स कैरियर का। 10th में, 11th में, 12th, अलग अलग तरह के इक्वेशंस देखोगे आप, बर्नौली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ही इक्वेशन आएंगे मैथ्स में आगे। आपने अगर वो मूवी देखी हो सुपर 30, तो उसमें भी जो ऋतिक रोशन को जब वो बुलाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, उसको ऑफर लेटर मिलता है, तो उसने उनकी कोई इक्वेशन सॉल्व करके उनको दी थी, इसलिए उसको ऑफर लेटर। तो तरह तरह की इक्वेशन सब आती रहेंगी, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, केवल लीनियर इक्वेशन या केवल दो वेरिएबल की इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली 90% केसेस में आरएचएस में जीरो ही आएगा। क्या कहा मैंने, आरएचएस में जीरो ही आएगा, जो कुछ आएगा एलएचएस में ही आएगा। समझ में आई बात। हर एक इक्वेशन, अभी तो चलो हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कल को क्वाड्रेटिक भी होगी, क्यूबिक भी होगी, दो वेरिएबल भी होंगी, तीन वेरिएबल भी होंगी, चार वेरिएबल भी होंगी, सब कुछ होंगी। जितनी भी इक्वेशंस हैं जनरली सारी इक्वेशंस में आरएचएस में स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में क्या रखा जाता है, जीरो रखा जाता है, और जो कुछ भी बाकी कुछ रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, एलएचएस में रखा जाता है।
अब आप कहोगे LHS सर मान लो आरएचएस में कुछ है तो कोई बात नहीं, अपन भेज सकते हैं ना उसको, अपन शिफ्ट करना तो जानते हैं ना टर्म्स को, एलएचएस से आरएचएस एंड आरएचएस से एलएचएस में, या नहीं जानते बताओ? यस सर। यस सर। ट्रांसपोजिंग। तो बस अपन इधर उधर भेज के आरएचएस में 0 रख देंगे, बाकी सबको एलएचएस में भेज देंगे, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, आपने रामबाण वाला तरीका सीख लिया, रामबाण वाला तरीका यानी मेन तरीका सीख लिया कि आरएचएस में 0 करना है, बाकी सबको एलएचएस में भेज दो। तो अब आप मुझे बताओ, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, उसमें कोई ना कोई एक्स की टर्म होगी और कोई ना कोई वाई की टर्म होगी नहीं होगी? अगर 2 वेरिएबल में है तो होगी नहीं होगी? यस और सर। एक कांस्टेंट टर्म भी होगी, एक कांस्टेंट टर्म भी होगी, जैसे 10, 7, 9, 100। ठीक है, ये 3 ही टर्म्स दिखाई देंगी, इसके अलावा भी कोई टर्म दिखाई देगी? बताओ। नो सर। नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाएंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो ये 1, 2, 3 टर्म्स को लिखेंगे एलएचएस में, और मैंने क्या बताया आपको रामबाण वाला तरीका, कि आरएचएस में तो 0 रखना ही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हो। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, देखना बच्चों ध्यान से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है। एक तो एक्स वाली टर्म आएगी, एक वाई वाली टर्म आएगी और एक कांस्टेंट आएगी, और सी फॉर कांस्टेंट, इसका नाम भी सी रख दिया मैंने ताकि याद हो जाए, सी फॉर कांस्टेंट। अब ए और बी क्या है, इस एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा एक्स, इस वाई के साथ भी कोई कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा बी, और सी तो खुद ही कांस्टेंट टर्म है, और आरएचएस में 0 रखना ही था। समझ आया स्टैंडर्ड फॉर्म? यस सर। तो आपकी यस पहली एक्सरसाइज, आपकी पहली एक्सरसाइज हो चुकी है। पहली एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल क्या कहेगा वो, कि जितनी भी इक्वेशन दिख रही हैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से, दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना वेयर, वेयर, वेयर ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और सी क्या है, सी खुद ही कोएफिशिएंट भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये ए बी एंड सी ये जो हैं, ये तीनों के तीनों, ध्यान से सुनना बेटा, ये तीनों के तीनों रियल होने चाहिए, शुड बी रियल नंबर्स, शुड बी रियल, शुड बी रियल एंड शुड बी रियल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुड बी रियल, ये तीनों रियल होने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ए और बी, ए और बी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सी चाहे तो 0 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, सी चाहे से 0 हो जाए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं ए और बी में से कोई भी एक चीज 0 कर दूं या दोनों 0 कर दूं, मान लो मैंने ए 0 कर दिया 0x, और बी मान लो मैंने कर दिया 3y, सी कर दिया मैंने 10 इक्वल्स टू 0, तो 0x तो खत्म हो गया ना, 0x मीन 0 इंटू एक्स खत्म हो गया है। तो अब तो ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बच गई ना, 2 वेरिएबल वाली कहाँ रही? यस सर। और हमारा कॉन्सेप्ट है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इन दोनों वेरिएबल को जिंदा रखने के लिए, कौन से 2 वेरिएबल को, एक्स एंड वाई को, इन दोनों को जिंदा रखने के लिए ए और बी 0 नहीं हो सकते। सी को चाहे से 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 3x प्लस 10 और सी को मैंने 0 लिख दिया, 3x प्लस 10y सॉरी, और सी को मैंने 0 लिख दिया इक्वल्स टू 0। तो अगली स्टेप में ये 0 खत्म हो गया, सिंपली लिख सकता हूँ मैं 3x प्लस 10y इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, और 2 वेरिएबल है क्योंकि 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा ना, यानी सी 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी 0 नहीं हो सकता। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, और तीनों कोएफिशिएंट्स ए बी और सी, तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं तीनों ही रियल भी होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और रियल वाले पार्ट में आपको समझने में दिक्कत इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपके हिसाब से हर एक चीज रियल है। आपने जो कोर्स में सीखा है अभी तक, जितनी भी मैथ्स पढ़ी है, हर एक नंबर रियल है, 1 2 3 4 -10 -2 √10 0.5 जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल है। अनरियल जो नंबर्स होते हैं, जो रियल नहीं होते हैं, वो
सीधे 11th क्लास में आएंगे, अगर आप क्लास 11th में मैथ्स एज एन सब्जेक्ट चूज करेंगे तो, नहीं तो आप कभी देख ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में कि अनरियल नंबर्स भी होते हैं, क्या होते हैं। तो वो जब आएंगे तब की तब देखेंगे, अभी के लिए सारे रियल है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब वैसे तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम टर्म्स को एलएचएस से आरएचएस एंड आरएचएस से एलएचएस में भेजते हैं तो कौन सा साइन कैसे बदल जाता है। सब जानते हो वैसे तो कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, जानते हो ना? ठीक है, तो हेडिंग डालिए, Yes, sir. चेंज ऑफ ऑपरेशन। चेंज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे बदल जाता है, या ब्रैकेट में लगा दो साइन कैसे बदल जाता है। चेंज ऑफ साइन या चेंज ऑफ ऑपरेशन while shifting, while shifting, शिफ्ट करते हैं जब अपन टर्म्स, while shifting टर्म्स या फिर वैल्यूज बिटवीन बोथ साइड्स, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से बिटवीन दोनों साइड्स के बीच में जब अपन इन टर्म्स को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं तो कैसे चेंज, ऑपरेशन कैसे चेंज हो जाता है, या साइन के ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस ये सब ऑपरेशन ही होते हैं ना, प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये कैसे ऑपरेशन रिवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर कोई चीज प्लस में है तो एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में आते आते माइनस में हो जाएगी, होगी नहीं यस होगी? सर। और Yes, अगर sir. कोई चीज माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, होगी नहीं होगी? यस सर। कोई चीज प्रोडक्ट में है मतलब मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगी, इधर आके डिवाइड। सर डिवाइड। और अगर कोई चीज यहाँ पे डिवाइड में है, अगर कोई चीज यहाँ पे डिवाइड में है तो वो उधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा वो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। इन दोनों को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों ऑपरेशंस को, कि ये रेसिप्रोकल ऑपरेशंस हैं, रेसिप्रोकल हो जाती हैं चीजें। कैसे, देखो अभी करके बताता है एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज करो लिखा हुआ है 3x इक्वल्स टू, लेट्स सी अगर हमारे पास 3x इक्वल्स टू 10 है, तो अगर मैं 3 को वहां भेजूंगा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये 3 इंटू एक्स है, तो उधर जाके इंटू क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो x को तो मैंने यही रखा, 3 उधर जाके क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यही होगा। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3x इक्वल्स टू 10 है, आपको 3 को वहां भेजना है तो 3 का रेसिप्रोकल वहां जाएगा, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 1/3, तो भी वो 10/3 बना। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन को आप दोनों तरीके से याद कर सकते हो, या तो आप ऐसे याद रखो कि मल्टीप्लाई का डिवाइड या डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, या सिंपली आप याद रखो कि जो नंबर है वो एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में जाते टाइम रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर x/3 है इक्वल्स टू 10 है, तो x/3 का मतलब 1/3 इंटू एक्स है। अब 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3, तो उधर जाके ये 1/3 जो है 3 बन जाएगा, x इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 है तो 1/3 हो जाता है, 1/3 है तो 3 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. दोनों तरीके से याद रख सकते हो, और अगर रेसिप्रोकल वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल चीज याद रखो, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। कुछ एक ऑपरेशंस और हैं, कुछ एक ऑपरेशंस और हैं, जैसे कि मान लो किसी का अगर स्क्वायर हो रहा हो, समथिंग कोई नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो उधर जाके जो भी नंबर है उसका रूट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और उल्टा इसका, अगर अच्छा। किसी का रूट यहाँ हो रहा है, Yeah. अगर किसी का रूट हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। This square. ठीक है ना, स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट एंड रूट बिकम्स स्क्वायर रूट बिकम्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बिकम्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, यस सर। स्क्वायर रूट है तो वो तो उधर जाके सिंपली स्क्वायर हो जाएगा भाई। स्क्वायर रूट को शॉर्ट में रूट भी बोलते हैं, हम सिंपली बोल देते हैं रूट, लेकिन वो होता तो स्क्वायर रूट है ना। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये चीज किसी भी रूट पे अप्लाई होगी, कल को क्यूब रूट है तो क्यूब रूट उधर जाके क्यूब हो जाएगा, अगर फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट उधर जाके पावर 4 हो जाएगी। तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लो कि 2 है तो 2 होगा, कल को मान लो यहाँ 3 है, कल को मान लो यहाँ पे 3 है, ये क्यूब हो रहा है किसी का तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो वहाँ पे क्यूब हो जाएगा। कल को मान लो पावर 4 है तो उधर जाके फोर्थ रूट हो जाएगा।
और अगर फोर्थ रूट है तो उधर जाके पावर 4 हो जाएगी। अभी बार बार हर एक नंबर के लिए नहीं समझा रहा हूँ, 2 से आप समझ लेना, बाकी सब ऐसे ही चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। तो ये Yes, sir. 6 ऑपरेशंस और 1-2 ऑपरेशंस और आते हैं, पर उनको जब अपन क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे वो आएंगे उसी टाइम उसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अभी अगर अपन लिखेंगे तो आपको समझ कम आएगा। तो अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए तो ये 6 ऑपरेशंस आप याद रखो, याद रहेंगे? यस सर। ओके, Yes, तो sir. लेट अस क्विकली मूव टू द एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज 1 यहाँ पे हो जाती है, नोट्स को मैं सेव कर देता हूँ। चलते हैं साहब एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज तो हो गई आपकी, इतनी नॉलेज जो हमने सीखी एक एक्सरसाइज करने के लिए काफी है। एक्सरसाइज 4.1 में पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ आपको ना, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले हम क्या करेंगे, 2 करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या कह रहा है कि नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दिख रहे हैं आपको लीनियर इक्वेशंस? 8 लीनियर इक्वेशंस दिख रही हैं बेटा? ये क्या कह रहा है कि इन Yes, लीनियर sir. इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ax प्लस by प्लस, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, है या नहीं है बताओ? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म Yes, क्या sir. होती है? जिसके अंदर अपन हर एक लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाए। भाई कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन हो, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो ना उसको, इसलिए ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इंडिकेट करने के बाद कंपेयर करो, और कंपेयर करके फिर ए बी और सी की वैल्यूज भी बताओ। इसमें से ए की वैल्यू क्या है, यानी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बताओ, तीनों कोएफिशिएंट्स की। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें हर एक टर्म एलएचएस में हो और आरएचएस में कुछ भी ना हो, 0 हो, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। तो हम क्या कर देंगे, इस 6 को भी वहां भेजेंगे ताकि इधर खाली रह जाए, नील रह जाए, नील बटे सन्नाटा, मतलब 0 रह जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को वहां भेजेंगे। 6 यहाँ पे प्लस में है, चेक करो, 6 यहाँ पे प्लस में तो है, वहाँ जाएगा वहां जाके है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां जाएगा तो माइनस माइनस में Minus. तो इम्प्लाइज, देखो -2x को छेड़ना ही मत, +3y को भी छेड़ना ही मत, 6 को उधर भेजेंगे तो -6। अब इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। हो गया ये काम, ठीक है? Yes, sir. यस अब सर ये जो आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है, मतलब ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना इसको। इस द यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि अब इसके कोएफिशिएंट्स की ए बी और सी की वैल्यू भी बताइए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, पूरी लाइन लिखनी है आपको ना, विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन। और वैसे तो ये भी लिखना चाहिए कि इन 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, पर चलो इतना ना भी लिखें, इतना ही लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो साहब, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बोलो। और आप कोशिश करना कि आपकी जो यस गिवन सर इक्वेशन है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बिल्कुल एक सीध में दिखनी चाहिए, ये आप कोशिश करना, क्योंकि एक सीध में दिखेगी तो कंपैरिजन आसान होगा। आप कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आई, -2x। -2x क्यों आएगी, a की वैल्यू पूछ रहा हूँ, नहीं x सर, से तो x गया ना, -2 केवल -2 आएगी, है ना। b की वैल्यू क्या आएगी, 3। 3।
एक चीज समझो कि ए बी और सी नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, हमने लिखा था वहां पे, और ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए ना। सी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। -6 -6 ठीक है ना। तो ये कंपेयर करेंगे हम, वी गेट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। लिख लो जो जो आई। ए की वैल्यू आई -2, बी की वैल्यू आएगी 3 एंड सी की वैल्यू आएगी -6 अगेन। आंसर, पीछे से आंसर मैच कर लो जल्दी। हो गया मैच? सही है। ठीक है। तो क्वेश्चन करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रेजेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो इस पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो पढ़ते ही आंसर आ गया था। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते ही बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। 6 को वहां भेज दिया, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3 और 6 उधर जाके -6 हो जाएगा तो सी की वैल्यू है। लेकिन आप कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या क्या स्टेप्स लिखोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप एक क्वेश्चन मैंने करके बताया तो कोई सा भी कर सकते हो। मुझे बताओ, फर्स्ट से ही आते हैं, शुरू से, है ना, सारे होमवर्क है ना। 2x प्लस, अच्छा एक चीज और पहले वो भी सुनो। जैसे अपन एक इक्वेशन हमको गिवन थी ओरिजिनल फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में हमको ये गिवन थी, इससे अपन ने ये दूसरी चीज बनाई, तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन बनी है ये उसी की तो दूसरी फॉर्म है ना, है या नहीं बताओ, उसी का दूसरा रूप है। यस सर। यस सर। तो ऐसे मत समझना कि ये कोई दूसरी इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल इक्वेशन है, बराबर इक्वेशन है, बस ये उसी की दूसरा रूप है लिखने का, बस ये उसी का दूसरा रूप है लिखने का। फॉर एग्जाम्पल 2/4 को मैंने 1/2 लिख लिया, तो है तो दोनों बराबर ही, इसी को लिखने का 1/2 से 2 काट दिया तो 1/2 इसी का दूसरा रूप है, और एक और रूप है इसका 0.5। तो ये सब इन बराबर चीजें, बस एक दूसरे के अलग अलग रूप हैं। तो वैसे ही इस इक्वेशन का ये दूसरा रूप है। ऐसे मत समझ लेना कि 6 को उधर भेजते ये कोई नई इक्वेशन है, नई इक्वेशन नहीं, ये तो वही पुरानी इक्वेशन। समझ में आई बात? ठीक है। और जब अपन किसी भी इक्वेशन का रूप बदलते हैं तब अपन उस इक्वेशन के लेफ्ट में एक साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज, ठीक है। क्या साइन होता है ये? इक्वल टू लगा के एरो मार्क। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इम्प्लाई। इम्प्लाई। और इसको बोलते हैं इक्वल टू। अब क्या होता है, ये साइन जैसे ही बच्चे इंट्रोड्यूस करते हैं ना बच्चों के सामने, ये नया साइन बच्चों को मिल जाता है, तो ये साइन क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, तो बच्चे हर जगह इस साइन को यूज करने लग जाते हैं, हर जगह ही। जहां पे इक्वल टू की जरूरत है वहां पे भी इंप्लाइज लगाते हैं, वो गलत है। जहां पे इक्वल टू चाहिए वहां इक्वल टू ही लगाना है, जहां पे इंप्लाइज चाहिए वहां इंप्लाइज लगाना है। इंप्लाइज कहाँ लगता है? हमेशा इक्वेशन की दूसरी फॉर्म बनाते हैं उससे पहले लगता है। यहाँ पे बीच में इंप्लाइज नहीं लगेगा, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? यस सर। इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इस चीज का रिजल्ट है, इस चीज का रिजल्ट है ये चीज। फिर अगर मान लो इससे तीसरी फॉर्म बनाई तो उस चीज का रिजल्ट है अगली चीज, उस चीज का रिजल्ट है। तो जितनी भी फॉर्म्स हम बनाते जाएंगे इम्प्लाई 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 साइन लगाते जाएंगे। कई बच्चे दोनों जगह इक्वल टू लगा देते हैं, वो भी गलत है। यहाँ और यहाँ दोनों जगह इक्वल टू लगा दिया, वो भी गलत है। इक्वेशन की जब दूसरी फॉर्म बनेगी वहां इम्प्लाई लगेगा, इक्वल टू साइन ओनली एंड ओनली LHS एंड RHS के बीच में लगेगा। क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। यस सर। चलो अब चलते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर सीखे थे अपन ने पहले चैप्टर में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा मत समझना है कि ये बार के आ गया, बार वो ये टर्मिनेट, इस ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को वहां ले जाओ, क्या बनेगा बोलो? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0। हो गया आंसर? ठीक है, बोलो Yes, a sir. की वैल्यू, a की वैल्यू बोलो 2, 2 b की वैल्यू 3, कंपेयर करेंगे Three. x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, और c की वैल्यू minus -9.35 9.35 bar. के ऊपर बार। ये पूरी की पूरी जैसा भी तामझाम जिस भी शक्ल में दिख रहा है वो पूरी की पूरी शक्ल कॉपी पेस्ट कर देना, सी की पूरी वैल्यू हो जाएगी -9.35 के ऊपर बार। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑलरेडी इसको फेरबदल करना ही नहीं, किसी को भी इधर से उधर या उधर से उधर फेरबदल नहीं करना, केवल कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू बताओ। अब एक्स के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? 1x. वन। वन एक्स नहीं, एक एक्स के साथ 1 लगा हुआ है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। याद रहे ए बी और सी की वैल्यू एक्स या वाई में नहीं आती है, नंबर्स आते हैं। तो ए की वैल्यू 1 एक्स मत लिखना, ए की वैल्यू केवल 1 है। ठीक है, अच्छा जी, बी के साथ क्या लगा हुआ है बता सकते हो? चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। जैसे क्वेश्चन है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x को तो x ही रहने दो, दूसरी फॉर्म लिख रहा हूँ इस इक्वेशन की। माइनस वाई बाई 5 को मैं माइनस 1/5 इंटू वाई लिख सकता हूँ। Yes, sir. इसमें से कोएफिशिएंट पार्ट अलग कर दिया, y को तो अलग कर दिया। अब y अलग हुआ तो न्यूमरेटर में 1 बचा, भाई y अलग हुआ तो न्यूमरेटर में 1 बचा, 1 के पीछे माइनस भी Yes, लिखा हुआ है sir. और डिनोमिनेटर 5 था इसे। तो अब कंपेयर करो और आंसर इजीली आ जाएगा। कंपेयर करो तो a की वैल्यू तो हो गई, a की वैल्यू तो हो गई 1, b की वैल्यू -1/5 -1/5. और c की वैल्यू -10। 10. -10. ठीक है, a की वैल्यू बिकम्स 1, b की वैल्यू -1/5 और c की वैल्यू -10। आंसर समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक चीज और सुन, अब इन कोएफिशिएंट्स को आप बदल भी सकते हो। आप, मैं अगर कहूं कि यही 3 कोएफिशिएंट्स होंगे इस इक्वेशन के, तो वो कहना गलत है। ये कोएफिशिएंट बदल भी सकते हैं, लेकिन जब ये बदलेंगे तो सारे बदलेंगे। ऐसा नहीं केवल अकेला इसको बदल दिया या अकेला इसको बदल दिया या अकेला इसको बदलेंगे, तो सारे बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो कोई भी नहीं बदलेगा। कैसे बदलते हैं? जैसे इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन था y नहीं x माइनस वाई बाई 5 -10 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी तो उसको सॉल्व कर सकते हो कि आप 5 को एलसीएम ले लो, कर सकते हो ना ऐसे भी सॉल्व। 5 को एलसीएम लेंगे तो x जो होगा वो 5x बन जाएगा। समझते हो उस चीज को? यस सर। भाई इसके नीचे Yes, कुछ sir. नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप डिवाइड करोगे, 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आया, और 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आ जाएगा। यस सर। Yes, चलो sir. सेकंड टर्म में y की जगह क्या आएगा? वाई। y का y आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम। और थर्ड टर्म में 10 की जगह क्या आएगा? 10 50. 50 50। ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इक्वल No, टू 0 एज इट इज। अगली स्टेप में मैं इस 5 को, ये 5 देखो इस पूरी चीज से डिवाइड हो रहा है, ये 5 पूरी चीज से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर y से क्या हो रहा है? क्यों, तीनों से हो रहा है ना बेटा। तीनों के नीचे दिखाई दे रहा है, ये डंडा बड़ा है Yes, ना, sir. तो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये जो भी वैल्यू होगी, मान लो इसकी वैल्यू 100 है, तो ये पूरी 100 से डिवाइड हो रहा है ना, हर एक टर्म से डिवाइड हो रहा है ना। तो Yes, sir. अगर ये पूरी चीज से डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके पूरी चीज जो भी उधर दिखेगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5x माइनस वाई, न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज छोड़ दो और डिनोमिनेटर 5 को उधर ले जाओ, तो उधर जाके वो पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 0 इंटू 5 क्या होता है? 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कंपेयर करो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो कुछ और कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। प्लस सी इक्वल्स टू 0, बोलना a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? 5 5। 5 b की वैल्यू क्या मिली यहाँ से? -1 -1, माइनस वाई है तो -1। एंड c की वैल्यू क्या मिली यहाँ से? -50. तो माइनस आप 50। देखो
ये भी आपके आंसर्स हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कर सकते कि वही आंसर्स हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी कोई गलत नहीं साबित कर सकता। लेकिन देखो कोएफिशिएंट्स बदले तो फिर सारे ही बदले। वहां पे था 1 -1/5 और -10, यहाँ पे है 5 -1 -50। क्या हुआ, तीनों कोएफिशिएंट्स 5 से मल्टीप्लाई हो गए। ध्यान से देखो, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 बनेगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 से 5 कट जाएगा तो -1 बनेगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर -50। तो तीनों यही कोएफिशिएंट्स आए नीचे वाले। यस सर। यस सर। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स को तीनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, सब सही है। आपकी इच्छा होगी सर मैं तो 6 से करूंगा, मैं 10 से करूंगा, लो 10 से कर दो, तीनों को 10 से कर दो। लेकिन फिर तो 10 से करने के बाद नए कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1 × 10 10, 5 से 2 कट गया -2, -10 × 10 माइनस, ये भी आंसर्स हैं, इसको भी कोई गलत साबित नहीं सही गलत साबित नहीं करेगा, ये भी सही है। लेकिन एक चीज याद रखना, दो चीजें याद रखना इनफैक्ट। सबसे पहली चीज तो मल्टीप्लाई करो तो तीनों से करना, या डिवाइड करो तो भी तीनों से करना। मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते, है ना। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये काम केवल और केवल इक्वेशन में कर सकते हैं, पॉलिनोमियल में नहीं कर सकते हैं। यानी कि कल को पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हो ए बी सी, आप अपने मन मर्जी से किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इक्वेशन में कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है, मतलब पॉलिनोमियल है कि 3x + 10y - 10, तो ये अभी पॉलिनोमियल है, ये अभी इक्वेशन नहीं है ना। बताओ ये पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है इस समय। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे पता चला कि पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। सर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। इज इक्वल टू का साइन नहीं है, दो साइड भी नहीं है, एलएचएस आरएचएस एक ही साइड है, तो वो पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर मैं एबीसी की वैल्यू मांगू आपसे कंपेयर करके, तो आप ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू -10 ही कहेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू -10। और इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, यही आपके आंसर्स होंगे, इनको बदल नहीं सकते हो आप। समझ गए, इनको बदल नहीं सकते हो। लेकिन जहां इक्वेशन की बात आती है तो आप बहुत सारे इनफाइनाइट कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो। तीनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को किसी नंबर से डिवाइड कर दो, अलग अलग कोएफिशिएंट्स आते जाएंगे। सारी बात समझ में आई। सर बोलो गर्ल्स, इससे समझ में आ गया। समझ में आ गया। इक्वेशन में जो एबीसी के ग्रुप्स बनेंगे या पेयर्स, पेयर तो नहीं बनेगा, पेयर तो 2 का बनता है, 3 का तो ग्रुप बनेगा। तो जो भी ग्रुप्स बनते एबीसी के वो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, एक नहीं एक से ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में जो गिवन है वही बनेंगे, उनको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दूसरे ग्रुप्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। चलें हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। ठीक है, जो मैं चीज आपको बताता हूँ बेटा, आपको कोई नहीं बताने वाला, याद रखना, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। x = 3y कैसे चेंज करोगे, x तो इधर है ही सही, 3y को भी इधर बुला लेते हैं, तो 3y इधर आके -3y हो जाएगा। हाँ जी, = 0। अब यहाँ पे तीसरी टर्म तो है नहीं, तो तीसरी टर्म नहीं है तो उसको +0 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूँ ना, Yes, कुछ भी नहीं है। अब कंपेयर करो ax + by + c = 0। बोलो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू 1, कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 लगा हुआ है। ऐसे लिखा मत करो, वहां पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं 1 यहाँ पे, उधर क्वेश्चन में मत 1 लिखना, क्वेश्चन में माइंड के अंदर कैलकुलेशन करना कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। बी की सीट में क्या दिख रहा है, -3 और सी की सीट में क्या दिख रहा है, 0। 0। देखो सी 0 हो सकता है, मैंने कहा था सी 0 हो सकता है, ए और बी 0 नहीं हो सकता, सी तो 0 हो सकता है ना। यस सर। तो ये मेरा फाइनल Yes, sir. आंसर। और चाहे से ए और बी माइनस में भी आ जाए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता, और सी तो कुछ भी हो सकता है, सी तो इवन 0 भी हो सकता है, ठीक है। माइनस में आ जाए, रूट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में, अरे जो चाहे वो आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बस ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने से वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, टर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो 2 वेरिएबल बचेंगे नहीं, एक ही वेरिएबल बचेगा। समझ गए, समझ गए क्या। यस सर। चलो Yes, sir. फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला बताओ Yes, सारे sir. बच्चे, फिफ्थ वाले में क्या करेंगे। सर क्वेश्चन है 2x + 2x 5y minus + 0 +5y। -5y उधर आके +5y हो जाता है,
और Yes, sir. अगेन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं कांस्टेंट 0 मार्क कर दूंगा, इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, काफी आसान है। तो dy प्लस सी इक्वल्स टू 0। बोलो ए की वैल्यू, 2 2 बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 0 0। आंसर। चलो सिक्स्थ देखो, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखो ए बी और सी, ए बी और सी हमको 0 नहीं बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है और जबरदस्ती आपसे पूछ रहा है तब आप उसकी वैल्यू 0 मार्क कर सकते हो। अब ये हमने तो 0 नहीं बनाया ना यहाँ पे, भाई वाई वाली टर्म हमने थोड़ा ना कहा था मत रखो, पर अब उन्होंने नहीं रखी। समझ रहे हो बात को? उन्होंने नहीं रखी तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3x प्लस 0y, भाई वाई वाली टर्म ही नहीं है, प्लस 2। कंपेयर करो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलो a की वैल्यू 3. 3, 3 b की वैल्यू 0. 0, 0 c की वैल्यू 2. 2 2। तो 100% मैं ये कह सकता हूँ 100% कि ये लीनियर इक्वेशन। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कहा था मैंने कि बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कहा था क्या? यस सर। किस में नहीं यस होनी चाहिए? सर किस में 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू या ए की वैल्यू? वो भी बताओ, किस में 0 नहीं होनी चाहिए? इक्वेशन में. नहीं, इक्वेशन का नाम क्या है, किस तरह की इक्वेशन है वो? Sir, linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरी गुड। मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यही कहा था मैंने। इस चीज के अंदर Yes, ये sir. की वैल्यू 0। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल है? यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। समझे क्या? यानी कि इन क्वेश्चंस में 1 वेरिएबल की इक्वेशन भी शामिल हैं। ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, ये भी 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, और ये भी 1 वेरिएबल। आखिरी की 3 जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में है ही नहीं, किस फॉर्म में है? 1 One वेरिएबल। variable. समझ रही हो बात? तो जब वेरिएबल ही 1 है तब तो इनमें से कोई भी 0 हो सकता है ना। अगर वेरिएबल 2 है, अगर वेरिएबल 2 है तब ए और बी 0 नहीं हो सकते। समझ में आई बात? समझे क्या? यस सर। ठीक है ना? यस तो इस केस में इसीलिए बी की वैल्यू 0 है और वो करेक्ट है। आप ऐसा मत सोचना कि सर बी की वैल्यू 0 कैसे आ गई। तो वो इसीलिए आ गई क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंपली लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस को आप एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में। ठीक है, 7th वाला बताओ, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे, x वाली टर्म नहीं है ना यहाँ पे, तो x वाली टर्म को 0x प्लस 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे, ax प्लस dy प्लस सी इक्वल्स टू 0। बोलो a क्या है, b क्या है एंड c क्या है? 0 a 0, b 1, 1. c माइनस 2। Minus तो 2. a 0 सही 2 मानेंगे, a 0 सही मानेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इसमें तो हर तरह की लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल वाली और 2 वेरिएबल वाली भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 इक्वल्स टू 2x। तो 2x को वहां पहुंचाओ तो माइनस 2x, 2x को वहां Minus पहुंचाए 2x. तो माइनस 2x। y वाली टर्म दिख रही है क्या? नो y सर, वाली टर्म प्लस तो 0y. 0y और लास्ट में कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं, ax प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू बोलो, -2 b की वैल्यू बोलो, -2. 0. 0 और c की वैल्यू बोलो। 5. 5. आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। 5 यस. समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो सारे के सारे हो जाएंगे अब होमवर्क विद प्रॉपर स्टेप्स। प्रॉपर Yes. स्टेप्स के साथ सारे सारे होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले तो चीज समझो। देखो आपको अब जैसे ही आप इक्वेशन पढ़ना शुरू कर चुके हो तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उनको उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना होता है? इक्वेशन में. इक्वेशन। देखो क्वेश्चन ये है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन। अब की बार आपको 2 वेरिएबल में ही लिखना है, साफ साफ दिया हुआ है, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ऐसे आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट भी मिलेंगे अगली एक्सरसाइजेस में, और उससे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े भी मिलेंगे क्लास 10th में। तो अभी से आप इसके सारे रूल सीखेंगे। हम अभी बताने वाले हैं आपको कि स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो आप पहले हेडिंग डालिए नोट्स के अंदर कि हाउ टू फ्रेम
हाउ टू फ्रेम, नोट्स पे आ जाते हैं हम वापस जहाँ पे स्टॉप किया था। हेडिंग है नेक्स्ट। हाउ, 8 बजे है ना स्कूल की क्लास तो? हाँ जी, सर अभी स्कूल की क्लासेस नहीं है। है ही नहीं, चलो बढ़िया। हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स, फ्रॉम स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स में से मैं इक्वेशन कैसे बनाता हूँ। स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में लिख लो, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं इनको, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द, यानी शब्द लिखे हुए हैं यानी सेंटेंस लिखा हुआ है, और या फिर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। पहला रूल, पहला रूल ये है कि जहां जहां इज, एम, आर, was, वर, बी, ठीक है, बी, बीन या बीइंग, ऐसी चीजें आ जाएं, इसका मतलब है आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे, जैसे हमारे वर, बी, बीइंग, बीइंग, समझ सकते हो आप, इंग्लिश की ये बी वर्ब्स की फॉर्म है। बी वर्ब्स पढ़ते हो ना आप इंग्लिश में, जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम आती है, बी वर्ब्स। तो उनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो उसको आप मैथमेटिकली, आप एक तरीके से अंग्रेजी से मैथ्स बना रहे हो। क्या कर रहे हो आप, देखो, आप कर रहे हो इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स इंग्लिश के होंगे, इक्वेशन मैथ्स की होंगी। तो आप इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इंग्लिश के ये शब्द दिखाई देंगे तो मैथ्स में वो कन्वर्ट होंगे इक्वल टू में। क्लियर, क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। यस ठीक है, सर। और आगे चलते हैं। अगली चीज, सेकंड, मान लो उसमें लिखा हुआ है ट्वाइस, तो ट्वाइस कन्वर्ट हो जाएगा टू मल्टीप्लाई में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टू मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीपल। जैसे इधर लिखा हुआ है ट्वाइस एक्स, तो फिर हो जाएगा 2 × x, लिखा हुआ है ट्वाइस वाई, तो हो जाएगा 2 × y। समझ गए? यस सर। ठीक है, ट्वाइस की जगह कल को थ्राइस लिखा हुआ है, तो बता सकते हो किसमें कन्वर्ट होगा? सर 3x। 3x नहीं है, 3 वो x नहीं है, वो सर 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस आ जाए। और ऐसे ही मान लो अब 3 के बाद, 2 के बाद 3, और 4 और 5 का तो कोई नाम नहीं है, जैसे 2 के 2 × के लिए ट्वाइस बोलते हैं हम, 3 × के लिए थ्राइस बोलते हैं। लेकिन जब ये चीज बढ़ जाए, जैसे 4 × 5 × तो फिर वहां पे लिखा रहता है टाइम्स। क्या लिखा रहता है? टाइम्स। टाइम्स का मतलब 4 × 5 × जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो यानी 4 × 5 टाइम्स तो 5 × 6 टाइम्स तो 6 × तो टाइम्स का सीधा सीधा मतलब है मल्टीप्लाई करना। जितने भी टाइम्स हो उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो भी मल्टीप्लाई करना है, ऑफ लिखा हुआ आ जाता है कई बार, तो भी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, अब सिक्स्थ पार्ट देखिए, अगर मोर देन लिखा हुआ आ जाए या ग्रेटर देन, मोर देन ले लो या ग्रेटर देन ले लो, तो अपन क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस का साइन। सिमिलरली अगर लेस देन लिखा हुआ आ जाए, अच्छा कई बच्चे लेसर देन लिखते हैं, याद रहे लेसर देन नाम का कोई अंग्रेजी डिक्शनरी में शब्द नहीं होता लेसर देन, ये गलत है लिखना, लेस देन होता है हमेशा। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन होता है, लेसर देन नहीं होता है। ठीक है ना?
तो लेस देन के केस में आप बता सकते हैं क्या आएगा, माइनस आएगा। यस सर। यस सर। लेकिन अब मोर देन और ग्रेटर देन की कुछ खास बातें सुनो, इन दोनों की खास बातें सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोर देन और लेस देन में से कुछ भी आ जाए तो प्लस और माइनस साइन तो आप लगा देंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस और माइनस साइन तो लगा दोगे, मोर देन का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोर देन या लेस देन जो भी आ रहा है, एक मिनट रुको, आप तो ये मान के चलो, क्या हो गया, आप तो ये मान के चलो देन आ जाए, क्योंकि इसमें भी देन लिखा हुआ है, THAN TH। तो देन टाइप का कोई भी शब्द आ जाए, चाहे वो मोर देन हो या लेस देन हो, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर, अंग्रेजी के स्टेटमेंट के अंदर इसके यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है और इसके यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में आते आते वो फ्लिप हो जाता है। ये चीज यहाँ पे आ जाती है, ये चीज यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 मोर देन एक्स, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, 3 मोर देन एक्स, तो मोर देन का तो आप प्लस लगा दोगे, बताया ना मैंने अभी अभी, बताया कि नहीं बताया, मोर देन का Yes, क्या लग sir. जाएगा, प्लस। लेकिन ये x और 3 अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, x आ जाएगा यहाँ पे और 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 मोर देन x का मतलब x प्लस 3 होता है, समझ गए। 3 मोर देन x का मतलब क्या होता है, x प्लस 3, समझे या नहीं समझे। यस सर। चलो मुझे बताओ 10 अच्छा। लेस देन y को क्या लिखोगे, 10 लेस देन y को क्या लिखोगे, y माइनस 10। y माइनस 10। वेरी गुड, तो अब समझ गए हो आप, है ना, समझ गए ना। देन वाली चीज जहां भी आ जाए, देन वाली, चाहे से वो मोर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, कोई सा भी देन हो, बाढ़ में गए, देन याद होना चाहिए बस आपको, तो इनको आप एक्सचेंज कर दोगे और फिर जैसा भी है, जैसे मोर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, और भी टर्म्स हैं लेकिन वो जैसे जैसे आएंगी, और भी टर्म्स हैं लेकिन वो जैसे जैसे आएंगी फिर बताएंगे, ठीक है। तो आप थोड़े से 3-4 लाइनें नीचे छोड़ देना, क्योंकि और भी टर्म्स इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे वो आएंगी, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए काफी है, इस नॉलेज से हम उस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं उस क्वेश्चन नंबर 1 के पास, एक आखिरी क्वेश्चन उसको और कर लेते हैं ताकि हमारी एक एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन के पास। फ्रेम करने के कुछ रूल्स सीख लिए हमने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये स्टेटमेंट था, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब क्या करना होता है, सुनो बेटा, 2 आइटम गिवन है, कितने आइटम गिवन है इसमें, 2, तो 2 ही दो। आइटम देगा आपको, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स ही है ना, केवल 2 वेरिएबल्स ही तो है। तो एक आइटम है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, आपको पता है क्या भाई कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है इस केस में, पता है क्या। नो सर। नो अच्छा, सर। दूसरा आइटम है कॉस्ट ऑफ पेन, तो आपको पता है क्या भाई कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, किसी को भी No, बताओ तो सर बताओ, बस नहीं पता कॉस्ट ऑफ पेन में इतना पता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक से डबल है। तो डबल, लेकिन एग्जैक्टली कितना है वो पता है क्या भाई, 10 रुपए, 20 रुपए, बहुत 50 सर। रुपए, 100, नहीं पता। तो no, यहाँ पे sir. कॉस्ट ऑफ नोटबुक 10 रुपए भी हो सकती है, 20 रुपए भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कॉस्ट ऑफ पेन भी कुछ भी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ पेन बदल रही है बार बार, मतलब पता नहीं यानी चेंज होने लायक है, चेंज हो सकती है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी बदल रही है, हाँ या ना बताओ, बदल रही है। और जो चीज बदलती यस है, सर। जो चीज बदलती है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल या Variable. कांस्टेंट, क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल। Variable. यानी कि आपके पास 2 वेरिएबल्स Variable. थे बच्चे, एक था एक्स वेरिएबल, एक था वाई वेरिएबल, यानी कि 2 चीजें मिल गई आपको जो बदल रही हैं, एक को मान लो एक्स वेरिएबल, दूसरे को मान लो वाई वेरिएबल, समझ आया, समझ आया क्या। यस सर। वेरिएबल Yes, क्यों sir. माना, वेरिएबल क्यों माना, क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है, सर और क्योंकि वैल्यू इनकी कॉस्ट फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, पता नहीं है, बदल सकती है, जो चीज बदले वो वेरिएबल है। और 2 वेरिएबल्स से हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर में, एक्स और वाई से, तो 2 ही आइटम है, किसी भी एक को मान लो एक्स, किसी भी वाई एक को मान, दूसरे को मान लो वाई। तो हम सीक्वेंस में ही चलते हैं, पहले वाले को मान लेते हैं एक्स, दूसरे वाले को मान लेते हैं वाई, समझ में आई, शुरू करें। यस सर। तो हम Yes. स्टेप लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स। जब भी अपन लेट वर्ब को यूज करते हैं तो उसके साथ में इक्वल टू का साइन या इज एम आर कुछ नहीं लगाते हैं, बी लगाते हैं।
ठीक है, अगर लेट वर्ड हटा दूं तो फिर बी भी हटेगा, फिर इज एम आर वॉज वर कुछ आएगा या इक्वल टू का साइन आएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹X एंड, अब ये लेट ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऐसे मान लो है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ, दोबारा लेट लिखना जरूरी नहीं, समझा मैंने, वो अंडरस्टूड है। कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹5। नोटबुक की कॉस्ट को ₹X मान लिया, पेन की कॉस्ट को ₹Y मान लिया। X और Y क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब जो स्टेटमेंट आपको गिवन है एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, कुछ भी उसमें एक वर्ड भी फेरबदल मत करना। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, मैं एज इट इज लिख रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक या द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। is twice is The cost of pen. twice the cost of a pen। ये लिख लिया सबने। Yes. क्या किया मैंने, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ा ना करी है, जो उसने लिख दिया है एज इट इज कॉपी पेस्ट ही तो किया है, कोई बड़ी बात है क्या। नाउ इट इज गिवन दैट लिख के और दैट के बाद जो उसने लिखा है एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब मीटिंग लीव करके वापस आओ, आपको बताते हैं कैसे इक्वेशन बनेगी। ओके तो अब हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू फ्रेम इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है ना, कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे स्टेटमेंट्स। तो कुछ भी नहीं है बेटा, दैट इज लगाओ यहाँ पे, दैट इज, और दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करो। दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या। यस हाँ, सर। यस सर। आपने आपने कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को क्या माना है, एक्स, क्या माना है, एक्स। तो इसकी जगह लिख X। दोगे एक्स, इसकी जगह लिख दोगे एक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लिख दिया मैंने एक्स। नो सर। अच्छा जी, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक का काम हो गया, तेरा काम हमने सफाया कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सर इज, कॉस्ट ऑफ पेन। इज, अरे वर्ड टू वर्ड चलो आराम से। इज क्या लिखा हुआ है इसके बाद, इज। अभी अभी आपको बताया इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, क्या आता है उसकी जगह, इक्वल्स टू। इक्वल टू। तो इसकी जगह आया इक्वल टू का साइन। चलो भैया आपका काम भी खत्म, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम खत्म। आगे किससे मुलाकात हुई आपकी, ट्वाइस से। Twice. ट्वाइस की Two जगह क्या into लिखना y. होता है, क्या लिखना होता है ट्वाइस टू की, इंटू सर 2 मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई। चलो भैया आप भी फ्री हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्री है। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ए पेन, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन को आपने क्या माना है साहब, वाई। वाई। अब एज इट इज वाई पुट अप कर दो यहाँ पे, 2 × y। बताओ कोई भी दिक्कत आई क्या, जरा सी भी नो तकलीफ सर। हुई। नो सर। अरे पढ़ते गए लिखते गए, पढ़ते गए लिखते गए, पता होना चाहिए किसकी जगह क्या आएगा, वो रूल्स याद होने चाहिए जो भी मैंने आपको लिखा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा यस सा सर। सॉल्व यस कर सर। देते हैं। x 2 × y बिकम्स 2y, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमेशा इक्वेशन को, जब भी वो कहे ना इक्वेशन बना के बताओ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। तो 2y RHS से LHS में गई तो -2y हो गई। Yes, X sir. माइनस 2y। तो Yes, दिस sir. इज द रिक्वायर्ड, Zero. प्लस जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो वाली चीज बस हम, अगर ABC की वैल्यू पूछा है क्या इसमें, ABC की वैल्यू इसमें नहीं पूछ रहा ना, ABC की नो वैल्यू। सर। अगर ABC की वैल्यू पूछे तब आप +0 लगाओ, नहीं तो इतनी ये जो जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है ये इक्वेशन है। इज द रिक्वायर्ड linear equation, is the required linear equation of the above given statement, of the above given statement। हमने अंग्रेजी के एक वाक्य को मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया, मैथ्स की एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे आप किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूल्स याद होने चाहिए। कोई डाउट, नो सर। नो सर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। नो सर। और इसने देखो आपको हिंट में भी दिया था, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स ले लो और कॉस्ट ऑफ पेन वाई ले लो, अब वो नहीं भी देता तो भी अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब एक ही क्वेश्चन है इसमें, मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन और होने चाहिए थे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, तो है नहीं।
कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम बैठे हैं ना, हम आपको इक्वेशन होमवर्क में देते हैं, ठीक है? कर लोगे? कर लोगे क्या? बोलो। सर क्या? नो सर। एक वर्ड प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं होमवर्क में, क्योंकि एक्सरसाइज में एक से ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? ठीक है यस ना? सर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो, चाहे से आप एक्सरसाइज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल दो। लिखिए, द एज ऑफ सौम्या, द एज ऑफ सौम्या was the age of Soumya was 5 years, 5 years less than the age of, no, less than thrice the age of, thrice the age of Shikhi, 5 years less than thrice the age of Shikhi, ठीक है? 2 years ago, ये स्टेटमेंट है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वैसे तो एज ऑफ सौम्या को आप x मान लेना, एज ऑफ सौम्या को आप क्या मान लेंगे, x ईयर्स, एंड Yes, sir. एज ऑफ शिखी आप क्या मान लेंगे, y ईयर्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसे एज प्रॉब्लम कभी भी आ जाइए, इसको बोलते हैं एज प्रॉब्लम, है ना? ऐसे एज प्रॉब्लम कभी भी आ जाए, आगे 10th में भरपूर मात्रा में बहुत सारी है, तो उसमें हमेशा जब भी अपन एज मानते हैं किसी भी इंसान की, तो हमेशा प्रेजेंट एज मानते हैं। क्या मानते हैं? उसकी आज की एज। ठीक है बच्चों, क्या मानोगे आप? प्रेजेंट एज मानोगे। Right. अब इधर 2 years अगो लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे कि उसकी अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो फिर 2 साल पहले क्या होगी, वो आपको सोचना है। और प्रेजेंट एज अगर शिखी की y ईयर्स है तो 2 साल पहले शिखी की एज क्या होगी। अभी आपकी एज कितनी है बताओ, सौम्या बताओ कितनी एज है अभी आपकी? व्हाट इज योर सर एज? 13 13। 2 साल पहले कितनी थी? 11 11। कैसे फाइंड आउट किया? 13 में से 2 को माइनस करके प्रेजेंट एज में से 2 घटा दिए, तब 2 साल पहले की एज आ गई। यस सर। तो हिंट मिल गया कि प्रेजेंट एज में से 2 को घटाओगे तब जाके 2 साल पहले की एज मिलेगी। सिमिलरली शिखी की भी प्रेजेंट एज में से 2 घटाओगे तो शिखी की 2 साल पहले की एज मिलेगी। समझ में आई बात? यस बोलो हितेंद्र, समझ में आई? तो ट्राई यस करना सर। है इस क्वेश्चन को, घर पे ट्राई करना, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल फिर समझेगा। ठीक है? सर एज यस सर। में 2 माइनस करते हैं क्या? जो प्रेजेंट एज है उसमें से 2 माइनस करोगे ना। अभी आपकी एज कितनी है बताओ अंश? सर 13 13 ही है, तो आपकी 3 साल पहले की एज कितनी थी? 10। कैसे पता लगाया? प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस किया तो 3 साल पहले की एज आ गई, 10 ईयर्स। आई या नहीं आई बताओ? यस सर। तो अब प्रेजेंट एज ऑफ सौम्या अगर आपने एक्स माना है तो 2 साल पहले की सौम्या की एज x माइनस 2 ईयर्स हो जाएगी, होगी नहीं होगी? यस और शिखी की 2 साल यस पहले की एज y माइनस 2 ईयर्स हो जाएगी। सर अगर थ्राइस से तो 3 माइनस करना है और ट्वाइस से थ्राइस तो 2 का तो माइनस मीनिंग ही करना है। अलग है, थ्राइस का तो मीनिंग ही अलग है। माइनस तो इससे करना है क्योंकि 2 ईयर्स अगो है। अगर 3 ईयर्स अगो होता तो 3 माइनस करते, 4 ईयर्स अगो होता तो 4 माइनस करते, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। लगाना घर पे बैठ के दिमाग, है ना? कल का ऑफ दे रहा हूँ मैं आपको सभी को, है ना? ठीक है? यस सर। कल ऑफ है, एक्सरसाइज पूरी यस सर। करनी है और इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है। देखें, दिमाग लगाना, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परसों मुझे बताना, फिर हम आगे का परसों करेंगे। ठीक है? यस सर। ओके ओके चलो, यू कैन लीव नाउ, थैंक। अच्छा, आज आपका जो रिजल्ट पेंडिंग है पिछले टेस्ट का, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो आधी नोटबुक चेक हो चुकी हैं, आधी अभी चेक हो जाएंगी, और इवनिंग तक आपको आपका रिजल्ट ग्रुप में मैं डाल दूंगा ना। आज मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। कल संडे है तो एंजॉय करना, लेकिन साथ में पढ़ाई भी भरपूर करना। ओके, लीव कर सकते हो।